अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है फ्लो ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की ज़रूरत इंडस्ट्रियल में इसलिए है कि जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। रिएक्शन करने के लिए उनको किसी किस्म की भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लासिकल एनर्जी, हर तरह की बहुत सारी एनर्जीज की टाइप्स हैं, वो रिक्वायर होती हैं मुख्तलिफ स्टेप्स में। तो एक स्टेप्स में दूसरे स्टेप में जाते हुए वो एनर्जी यूज़ करता है, फिर वहाँ से तीसरे स्टेप में जाते हुए भी उसे कोई एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो है हमारी हीट। यानी हीट जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को डेल्टा एच उसकी अब्जॉर्ब करके या रिलीज़ करके उसको उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस अकर बाय अब्जॉर्बिंग or releasing the energy, or energy in the industry is generally given to the material in terms of heat. अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमें अगर अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है, अपनी कन्वर्जन को कंट्रोल करना है अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। यानी एनर्जी की जो फ्लो है उसको अच्छी तरह समझना होगा, और हम ताकि हम अगर जब हमें बढ़ाना हो हम बढ़ा सकें, जब हमें घटाना हो हम घटा सकें। तो टू गेट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इन द रिक्वायर्ड टाइम, control amount of energy should be given to the system. This could be done by knowing the laws related to the flow of energy, यानी flow of heat, क्योंकि यहाँ हम एनर्जी को, हीट को ही एनर्जी कह रहे हैं इस वक्त। जो हमारी सारी डिस्कशन चलेगी इस एनर्जी की, वो हीट की टर्म में चलेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ जो है इसमें फ्लो ऑफ हीट के सिलसिले में वो है हमारा फॉरियल लॉ। और ये कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिफरेंस इन द टेम्परेचर। यानी ए और डेल्टा टी, ये दो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जितना एरिया ज़्यादा होगा फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये थिकनेस के। जो मटेरियल जिसमें से हीट हमारी गुजर रही है वो जितना थिक होगा उतनी हमारी रेट जो है वो फ्लो होगी। यानी रेट को कंट्रोल अब हमारी थिकनेस कर रही है और रेट को फॉरवर्ड हमारे डेल्टा टी और एरिया कर रहा है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम इस लॉ के हिसाब से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि डी क्यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी एल। क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, थीटा हमने टाइम के लिए यूज़ किया है क्योंकि टी हम यहाँ टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ टाइम के लिए थीटा यूज़ किया है। माइनस यहाँ इसलिए रखा है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है क्योंकि डेल्टा टी कम होता चला जाता है तो रेट स्लो होता चला जाता है, तो इसलिए यहाँ हम माइनस यूज़ करते हैं। के इज़ द कांस्टेंट, डी एल एंड डी टी आर द टेम्परेचर एंड द थिकनेस। ये सारी चीज़ें नीचे लिख दी हैं। अच्छा, हीट जनरली मेजर्ड बाय टेम्परेचर। अब हीट कितनी फ़्लो हुई और कितनी फ़्लो होनी है ये सब अगर हमें देखना हो तो हमें किसी चीज़ का टेम्परेचर देखना होता है। चाय का कप आपका अगर रखा हुआ है टेबल पे तो वो कितनी हीट फ़्लो करनी है उसने और फ़्लो कर रहा है, आप उसके टेम्परेचर से अंदाज़ा लगाएंगे। अगर चाय बहुत गर्म है तो वो तेज़ी से हीट को फ़्लो करेगा, ठंडी है तो आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करेगा। तो टेम्परेचर मेन चीज़ है जिसके ज़रिए से आपको ये अंदाज़ा होता है कि कोई चीज़ आपकी कितना हीट फ्लो कर रही है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम चलते हैं फाइनलाइज करने के लिए। डी क्यू ओवर डी थीटा, अगर पर यूनिट ऑफ टाइम आप अमाउंट ऑफ हीट लें, हम इसे क्यू कहते हैं। क्यू इज़ दी अमाउंट ऑफ हीट। क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एल। ये वही पुरानी इक्वेशन हमारी चल रही है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, हमने एरिया और लेंथ जो है वो एक तरफ कर दिए, दोनों फिट में होते हैं इसलिए। तो Q इज इक्वल टू डी एल ओवर ए इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू L इज इक्वल टू माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन T1 से T2 है। अगर इस इंटीग्रेशन को हम T2 से T1 कर देते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन निकल जाता है। अच्छा, Q और L A इज इक्वल टू के T1 माइनस T2, और Q जो है K और T1 माइनस T2 जो है वो डेल्टा T A हम इस तरफ ले आए। अब हमारे पास ये फाइनल एक इक्वेशन हो गई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है Q इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर एल। ये सारी चीज़ें हमारे लिए नोन है
और हम ऐसे मेजर भी आसानी से कर सकते हैं। एरिया आप मेजर कर सकते हैं, थिकनेस आप मेजर कर सकते हैं। डेल्टा टी आपको पता ही होता है कि आप किसी भी चीज़ में से हीट को फ्लो कर रहे हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर क्या है और उस चीज़ के टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ द डेल्टा टी। और के को इस तरह समझ लें कि अगर एरिया हमारा 1 हो, डेल्टा टी हमारा 1 हो, एल भी हमारा 1 हो, तो क्यू जो है वो के बराबर होगा। और इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो के हेयर इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर है ये पहले हमने कहा था क्यू प्रोपोर्शनल है ए के, क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, और क्यू प्रोपोर्शनल है 1/L के। अच्छा, के को अब अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच passes थ्रू द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फीट and length of 1 feet at the difference of 1 degree Fahrenheit of any element या प्रोडक्ट या जो भी चीज़ जिसके लिए हम मेजर कर रहे हैं। तो ये कांस्टेंट है हर चीज़ के लिए, उसके 1 स्क्वायर फीट और 1 फीट की थिकनेस और 1 डिग्री डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए फिक्स होता है। सॉलिड में ये ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैसेस में और भी कम होता है। तो इसकी अब वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैव हाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एज मेटल्स। जो है उसके बाद आपके सॉलिड आते हैं, उसके बाद आपकी वुड आती है, सब सॉलिड ही हैं लेकिन वुड आती है इसमें, और ब्रिक्स आती हैं, लेकिन मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर लिक्विड और आपकी गैसेस की बारी आती है। इंडस्ट्री में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनकी हम ले लेते हैं। मेटल में सिल्वर की 240 BTU है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो फिट और फ़ारेनहाइट और आवर्स में होती हैं। ब्रिक्स जो होती हैं उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 0.8 होती है। वाटर मेन चीज़ है जो हर वक्त हम यूज़ में रखते हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.35। और एयर भी हमारी हर जगह मौजूद है और इंडस्ट्री में उसका इंटरफेरेंस भी बहुत है, तो एयर की थर्मल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.17 है। अच्छा, फ्लो ऑफ हीट, सॉरी एयर की है 0.017। अच्छा, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ स्ट्रेट वॉल, अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ स्ट्रेट वॉल, किसी भी वॉल से, थर्मस की वॉल है, हमारे कमरे की वॉल है, आपका कमरा एसी है, ठंडा है, बाहर हीट है, तो वहाँ अगर एसी बंद हो जाए तो कितनी देर में कमरा आपका गर्म हो जाएगा। और इसी तरह आपके थर्मस की वॉल होती है, तो स्ट्रेट वॉल से जो हीट फ्लो हो रही होती है उसको हम कहते हैं पैरेलल फ्लो ऑफ हीट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल फ्लो ऑफ हीट। Rate is generally the work done with respect to time. In a general equation, it can be said that rate is always equal to driving force divided by the resistance. और ये हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का अगर आपने रेट निकालना है तो वो ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है हर काम के लिए। मसलन आप पढ़ाई करने लगते हैं, पढ़ने का आपको बहुत ख्याल आ गया, इम्तहान करीब आ गए, तो ये इम्तहान आपकी ड्राइविंग फोर्स है। और रेजिस्टेंस ये होगा कि आप थक गए या कोई अच्छी चीज़ आप देखने लग गए, उधर चले गए, तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका रेजिस्टेंस है पढ़ाई के अलावा, और जितना ज़्यादा आपको इम्तहान की फ़िक्र है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है। रेट आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइविंग फोर्स कितनी है और आपकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल नॉर्मल जनरल चीज़ें भी हों जो हमारे फैली हुई होती हैं, उनमें किसी का भी अगर आप रेट निकालने लगे तो वो उसकी ड्राइविंग फोर्स आपने देखनी होती है और रेजिस्टेंस देखने होते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस एक्चुअली कंट्रोल द रिएक्शन। रेजिस्टेंस की अहमियत ड्राइविंग फोर्स से कहीं ज़्यादा है। हम ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस नेगेटिव फोर्स है, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस ही आपके रेट को कंट्रोल करता है। अगर कोई रेट आपका आपके काबू से बाहर हो रहा हो और आपने उसे कंट्रोल करना है तो आपको उसकी रेजिस्टेंस का पता करना पड़ेगा। मसलन हाँ, कभी भी आपको गाड़ी चलाने नहीं जा सकती जब तक आपको ब्रेक लगाने ना आते हो, तो रेजिस्टेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। बच्चों को चूल्हा नहीं जलाने दिया जाता क्योंकि उन्हें उसे ऑफ करना नहीं आता। तो याद रखिए कि रेजिस्टेंस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स खुद ब खुद मिल जाती है,
आपने कोई भी चीज़ का स्विच ऑन किया, वो काम हो गया, आपने गाड़ी में चाबी डाली, वो चल पड़ी। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, कितना ब्रेक लगाना है, पूरा फुल रोकनी है, आहिस्ता करनी है। रेजिस्टेंस असल चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कशन जो करेंगे वो रेजिस्टेंस के बारे में करेंगे। इन केस ऑफ हीट फ्लो ड्राइविंग फोर्स इज डेल्टा टी, ये तो फिक्स है, जाहिर है। जो भी चीज़ होगी उसका, जब लोहा पिघला हुआ निकलता है आपके स्टील इंडस्ट्री से, उसका एक अपना टेम्परेचर होता है, रूम का एक अपना टेम्परेचर होता है, डेल्टा टी फिक्स होता है। तो डेल्टा टी यानी ड्राइविंग फोर्स इज फिक्स, और ग्रेटर देन द डेल्टा टी ग्रेटर विल बी द रेट। रेट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी और आर। जैसे मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, और ड्राइविंग फोर्स हमने डिसाइड कर लिया कि वो इस केस में डिफरेंस इन टेम्परेचर है। अब बाकी जितनी चीज़ें हैं उन वो आर में आ जाती हैं, यानी अब हमारा एल बचा, के बचा, ए बचा, तो आर जो है वो है एल ओवर के ए। तो रेजिस्टेंस अगर आपको किस चीज़ की मालूम करनी हो कि इस चीज़ की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आपको उसकी थिकनेस देखनी होगी, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। आपको एरिया देखना होगा, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी। मसलन कोई चीज़ को जल्दी ठंडा करना हो तो आपने उसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसको किसी खुले बर्तन में डाल देते हैं, और जितनी देर से ठंडा करना हो तो तंग एरिया वाली जगह में रखते हैं, तो एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चीज़, और के कांस्टेंट होता है हमेशा, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर के ए। डेल्टा टी इन एनी केस is known factor, therefore डेल्टा टिक जो है वो तो फिक्स होता है केस में। तो आर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट करनी है आपको चीज़ वो आर कैलकुलेट, डेल्टा टी वजह से मैंने बताया आपको हमेशा पता होता है। R has to be calculated to know the rate of flow of heat। अच्छा, अब यहाँ एक दीवार है, दीवार में से हीट जा रही है, दीवार के एक तरफ T1 टेम्परेचर है, दूसरी तरफ T2 टेम्परेचर है, दीवार की थिकनेस L है और एरिया दीवार का A है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, यहाँ पैरेलल फ्लो ऑफ हीट में ख़ास बात ये है कि हमेशा A1 और A2 बराबर होता है, यानी जहाँ से हीट को फ्लो करना है और जिस तरफ फ्लो करना है वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम अक्सर ए को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल फ्लो के लिए जो हमारा आर है वो फिर सिंपली एल ओवर के रह जाता है। अच्छा, अब यहाँ कोई भी चीज़ है उसमें से अब ये दीवार का भी अगर आपको एल पता है और ये पता है कि किस मटेरियल की बनी हुई है, तो आपको आर पता चल जाएगा। फिर T1 माइनस T2 आपको पता है, तो आप फ्लो ऑफ हीट यानी रेट आसानी से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हम अब यहाँ ये देखेंगे, अगर कोई बॉल मिक्स है, मसलन अक्सर जैसे एसी चलाया जाता है, तो एक तो दीवार आपके ब्रिक्स की होती है, अक्सर उसके ऊपर लकड़ी भी लगा दीजिए, लकड़ी की वॉल भी लगा दी जाती है कि वो बेड कंडक्टर हो जाए। फिर उस दीवार में भी ईंटें होती हैं, प्लास्टर होता है और हज़ारों चीज़ होती हैं, तो वो भी मिक्स होती हैं। तो अक्सर वॉल्स हमारी मिक्स होती हैं। अगर मिक्स वॉल में से हमें फ्लो ऑफ हीट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर एक बॉल है जिसमें 3 तरह के मटेरियल हैं, एक जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2 और K3 है, उनकी थिकनेस L1, L2 और L3 है, और T1 और T2 जो है मेजर टेम्परेचर है। अगर ये वॉल किसी फर्नेस की है तो T2 टेम्परेचर, अगर T1 टेम्परेचर अगर फर्नेस के अंदर का है तो T2 टेम्परेचर फर्नेस के बाहर का होगा। और इन तीनों वॉल के दरमियान भी एक टेम्परेचर होगा जो डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3 से निकाला जा सकता है। यानी पहली जो लेयर है दीवार की, वहाँ जो टेम्परेचर है और बाहर जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T1 हो गया। फिर दूसरी और तीसरी लेयर के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T हो गया, और तीसरे के दरमियान डेल्टा T3, और टोटल डेल्टा T जो है वो T1 और T2 के दरमियान वो बराबर हो जाएगा डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3 के। और Q अगर आपने निकालना है तो वो डेल्टा T ओवर R के, और यहाँ फिर हम आ जाएंगे कि R हम कैसे निकालें। अच्छा, डेल्टा T1 आपका होगा Q1 R1, डेल्टा T2 आपका हो जाएगा Q2 R2, और डेल्टा T3 हो जाएगा Q3 R3। अच्छा, Q के बारे में जान लीजिए कि Q कांस्टेंट है, क्योंकि अगर डेल्टा T ज़्यादा है तो R भी ज़्यादा होगा, अगर डेल्टा T कम है तो R भी ज़्यादा होगा। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। तो इस तरह जब हम फाइनल इक्वेशन पे पहुंचते हैं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा T1 ओवर R1
यानी डेल्टा T1 R1 भी उतना ही वही है, डेल्टा T2 R2 भी उतना ही है, डेल्टा T3 R3 भी उतना ही है, और डेल्टा T और R भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। यानी अगर आपका डेल्टा T1 जितना ज़्यादा है R1 भी उसी हिसाब से, यानी फर्स्ट कर लें डेल्टा T1 तो हमें निकालना है, R1 हमारा बहुत ज़्यादा है तो डेल्टा T1 भी हमारा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि हीट जो है वो तेज़ी से फ्लो नहीं हो रही, R1 बहुत ज़्यादा है। इस तरह अगर R कम है तो डेल्टा T भी कम होगा क्योंकि हीट तेज़ी से फ्लो हो जाएगी। तो क्यों डिपेंड करता है इन दोनों की रेशियो पर। तो डेल्टा T1/R1 बराबर है डेल्टा T2/R2 के, बराबर है डेल्टा T3/R3 के, और वो डेल्टा T/R के। इसका मतलब ये हुआ कि R=R1 + R2 + R3, और इसी तरह डेल्टा T=डेल्टा T1 + डेल्टा T2 + डेल्टा T3। अच्छा, इसके लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि हमारे पास एक वॉल है फर्नेस की, और वो 9 इंच थिक है, और 9 इंच थिक किसकी है? कॉमन ब्रिक्स की बनी हुई, जिसकी हमने के वैल्यू वहाँ देखी थी 0.8 BTU। फिर वो बैक बाय 4.5 इंच थिक स्पेशल ब्रिक, यानी उसको पीछे से बैक किया गया ताकि हीट ज़्यादा तेज़ी से ना फ्लो करे उसमें से, और वो स्पेशल ब्रिक्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.08 BTU है। अच्छा, इफ़ इनर टेम्परेचर ज़ाहिर है बहुत हाई है और वो है 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड जो आउटर टेम्परेचर है वो 170 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्योंकि जहाँ बहुत बड़ी फर्नेस लगी होती हैं बाहर का टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होता है तकरीबन। तो हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और टेम्परेचर इन बिटवीन दी वॉल्स, यानी ये जो पहली वॉल है जो 9 इंच थिक है और जो दूसरी वॉल है 4.5 इंच थिक है, इन दोनों के दरमियान क्या टेम्परेचर है ये हमें मालूम करना है। और इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर है अगर हम उसे T2 कहें तो T1 - T2 डेल्टा 1 कहलाएगा, और T2 - T3 जो है वो डेल्टा 2 कहलाएगा। चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डेल्टा Q डेल्टा T/R और डेल्टा T/R1 + R2। R1 R2 इसलिए हमने कर लिए कि हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, वो सिंपली थिकनेस और K पर डिपेंड करते हैं, L1 और K1 पर। तो R1 L1/K1 और R2 L2/K2। अच्छा, L1 9/12, 9/12 मैंने इसलिए किया कि हम वो इंच में दिया हुआ था, हमने उसे फुट में कन्वर्ट कर लिया कि हमारा 0.8 है। तो R1 9/9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.8। बिल्कुल इसी तरह R2 जब हम निकालेंगे तो हम इंच को पहले फिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 0.08 से। R1 हमारे पास 0.9375 आ गया, R2 हमारे पास 4.6875 आ गया, क्योंकि हमारी थिकनेस आधी थी तकरीबन, तो ज़ाहिर है तकरीबन डबल ही आएगा। अच्छा, अब हमने क्यों निकाला? डेल्टा T हमारा 1230 है, क्योंकि 1400 से हमने 170 माइनस किया था तो 1230 हमें मिल गया था, और इसको हमने डिवाइड कर लिया दोनों से, और सिंपली हमें T1 मिल गया 40, Q मिल गया 219.6। Q तो आसानी से मिल गया। अब हमें इन बिटवीन दीवार जो है उसका टेम्परेचर मालूम करना है। जैसे मैंने कहा कि T1 हमें मालूम है, T2 वो टेम्परेचर है जो इन दोनों के बीच में है, और T3 बाहर का टेम्परेचर है। डेल्टा T1 जो होगा वो T1 - T2 होगा। T1 1400 है, T2 हमें नहीं मालूम। डेल्टा T2 जो होगा वो T2 - 170 होगा, T2 हमें नहीं मालूम, और 170 बाहर का टेम्परेचर है। अब इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि हमें पता है कि डेल्टा T/R = डेल्टा T2/R2, और यहाँ हमें डेल्टा T पता है जो पीछे हमने निकाला था 1230। R हमें पता है जो दोनों को जमा करके हमने निकाला था अभी, और डेल्टा T2 जो है वो हमें नहीं मालूम, R2 हमें मालूम है। तो इस लिहाज से डेल्टा T हमारे पास आ गया 2, ये पूरा करने के बाद 1033 कर दिया मैंने, वो लंबा आता है उसको हमने वो नंबर में कर दिया, थोड़े से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब T2 क्या है? ये जो आपका डेल्टा T1 है ये बराबर था T2 - 170 के। तो T2 क्या हो गया? जो हमारा 1032 या 33 - 170,
एंड ये आपका आ जाता है 1203। अच्छा, इसी तरह एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये हमें इन बिटवीन टेम्परेचर मिल गया। सिमिलरली डेल्टा T1 जो है वो, ये तो आपका डेल्टा T1 जो है वो आपका 21906 आपका है इंटू 0.94। डेल्टा T1 ये हमने लिया है, T2 इज इक्वल टू 1203। सो द टेम्परेचर इन बिटवीन द वॉल इज इक्वल टू 1203। यानी यहाँ आप दो तरह कर सकते हैं, अगर डेल्टा T ओवर R को आप डेल्टा T2 और R1 ले सकते हैं, या डेल्टा T ओवर R को डेल्टा T1 ओवर R1 भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका जवाब एक ही आएगा, क्योंकि डेल्टा T2 आपका अननोन है और वो जो है एक जगह आपका है 1400 माइनस डेल्टा T2 और एक जगह आपका है T2 प्लस 170। तो इन दोनों केसेस में आपको यहाँ हमने T2 प्लस 170 से किया है, तब भी वही जवाब हमारा है। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे।